हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, आज चर्चा कर रही है जो है मध्यकालीन इतिहास में दिल्ली सल्तनत की। और दिल्ली सल्तनत का देखो टाइम है जो 1206 से शुरू होगा और कब तक है 1526 ईस्वी तक। ठीक है। अब देखिए, इस दिल्ली सल्तनत में किस किस राजवंश ने शासन किया उसकी चर्चा करेंगे और कब से कब तक शासन रहा, कौन उस वंश के संस्थापक थे और अंतिम शासक कौन था उसकी भी चर्चा करेंगे जो है। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत जो है में कई राजवंश आए। जैसे पहले आया गुलाम वंश। कौन सा वंश आया? गुलाम वंश। गुलाम वंश को कई नामों से जानते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। गुलाम वंश को दास वंश भी कहते हैं, इसी को प्रारंभिक तुर्क सुल्तान भी कहते हैं, इसी को इलबारी वंश भी। चूंकि इस दिल्ली जो गुलाम वंश था इसमें जो शासक हुए इल्तुतमिश से लगा करके जो उनके उत्तराधिकारी थे वो सब इलबारी तुर्क थे। ठीक है, तो इसलिए इसे इलबारी वंश के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे ज़्यादा उपयुक्त है कहना गुलाम वंश को मामलूक वंश। ठीक है, तो ज़्यादातर इतिहासकार जो है इस वंश को अब क्या कहते हैं? मामलूक वंश। और ये नाम दिया है इतिहासकार A.B. हबीबुल्लाह। तो मामलूक शब्द का अर्थ क्या होता है इसकी भी हम चर्चा करेंगे। और फिर इसके बाद दिल्ली सल्तनत का जो अगला वंश आया था गुलाम वंश के बाद, वो था खिलजी वंश। और खिलजी वंश की स्टार्टिंग होती है, जो गुलाम वंश था वो 1206 से 1290 ईस्वी तक था। ठीक है, इसके बाद जो है दूसरा राजवंश स्थापित हुआ था, वो था खिलजी वंश। और खिलजी वंश का टाइम है 1290 से 1320 ईस्वी तक जो है इस राजवंश ने शासन किया था। इस वंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। और इस खिलजी वंश के बाद जो है अगला जो वंश आया था वो था तुगलक वंश। और तुगलक वंश का टाइम है जो 1320 में शुरू होगा और 1414 ईस्वी तक तुगलक वंश ने शासन किया। फिर इसके बाद तुगलक वंश के बाद इस वंश में आएगा या इस दिल्ली सल्तनत में अगला राजवंश आएगा, वो था सैयद वंश। और सैयद वंश का टाइम है 1414 से लेकर के 1451 ईस्वी तक। ठीक है, फिर इसके बाद इस दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम राजवंश होगा वो होगा लोधी वंश। कौन सा वंश? और लोधी वंश का टाइम है 1451 से शुरू होगा और 1526 तक। ठीक है, तो अब देखिए इस राजवंश में किस किस कौन संस्थापक था, अंतिम शासक कौन था, किस राजवंश का सर्वाधिक समय तक शासन रहा, कौन सा राजवंश था जिसने सबसे कम समय तक शासन किया, कौन से शासक थे जिन्होंने सर्वाधिक समय तक शासन किया, और कौन से शासक थे जिनकी माँ जो है हिंदू थी, उनकी भी हम चर्चा करेंगे कि कितने दिल्ली सल्तनत के सुल्तान हुए जिनकी माँ जो है क्या थी? हिंदू थी, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए चर्चा कर लेते हैं। तो पहले तो आप लोग जानिए कि सल्तनत का अर्थ क्या होता है। तो सल्तनत का अर्थ होता है साम्राज्य। क्या होता है? साम्राज्य। ठीक है, और इस साम्राज्य पर शासन करने वाले व्यक्ति को ही क्या कहा गया? सुल्तान। तो दिल्ली सल्तनत के जितने भी शासक हुए हैं वो कौन से उपाधि धारण करते थे? सुल्तान की, यानी वो सुल्तान कहलाते थे। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये लिखिए, देखो सल्तनत का शाब्दिक अर्थ यदि आ जाए क्या होता है तो लिखिए सल्तनत का शाब्दिक अर्थ। तो सल्तनत का शाब्दिक अर्थ होता है साम्राज्य। ठीक है, साम्राज्य। फिर लिखिए सल्तनत पर शासन करने वाले व्यक्ति को, तो लिखो शासन करने वाले व्यक्ति को, क्या कहा गया? सुल्तान कहा गया। ठीक है, सुल्तान कहा गया। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन कि जो है इस दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था। तो आप लोगों ने पढ़ा है मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद, चूंकि मोहम्मद गोरी ने दिल्ली का साम्राज्य किसको सौंपा था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन जब वास्तविक संस्थापक की बात आए तो कौन हो जाएंगे? इल्तुतमिश। तो दोनों आपको पॉइंट याद रखने हैं कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। और आ जाए वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश। तो लिखिए संस्थापक है, यानी किसका संस्थापक? दिल्ली सल्तनत का संस्थापक है। संस्थापक लिखिए कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक है।
फिर आ जाए वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वास्तविक संस्थापक भी याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत का या गुलाम वंश का भी आ सकता है। वास्तविक संस्थापक कौन था, तो दोनों याद रखने हैं आपको। तो लिखिए वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक है ऐबक के दामाद थे, इल्बारी जात के थे, इनका नाम है इल्तुतमिश। वास्तविक संस्थापक दिल्ली सल्तनत के इल्तुतमिश थे, ठीक है। अब आ जाए राजभाषा क्या थी दिल्ली सल्तनत की, तो राजभाषा बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी, तो फारसी। क्या थी, फारसी भाषा का विकास हुआ, तो यहाँ की राजभाषा क्या थी, फारसी थी, ठीक है। अब आ जाए यहाँ का राजधर्म क्या था, तो राजधर्म इस्लाम धर्म था, ठीक है। तो राजधर्म लिखिए, राजधर्म था इस्लाम, इस्लाम राजधर्म था। अब यदि आ जाए दिल्ली सल्तनत की राजधानी क्या क्या रही, ठीक है। तो आपको पता है दिल्ली सल्तनत की राजधानियां कई रही हैं, एक ही नहीं रही राजधानी। तो ऐबक ने अपनी प्रशासनिक राजधानी किसको बनाया था, लाहौर। लेकिन जब इल्तुतमिश बने तो उन्होंने दिल्ली सल्तनत की अपनी राजधानी परिवर्तित की और उन्होंने दिल्ली को क्या बनाया, अपनी प्रशासनिक राजधानी। तो पहले क्या रही, लाहौर, फिर क्या हो रही है, दिल्ली, और दिल्ली फिर काफी समय तक रहती है, ठीक है। और आगे चल करके आप लोग पढ़ेंगे कि सिकंदर लोदी जब आएंगे तो सिकंदर लोदी ने 1504 में एक शहर की स्थापना की थी, आगरा। किसकी, आगरा की स्थापना की थी। और 1506 में आगरा को क्या बनाया, अपनी राजधानी। तो इस तरह यदि आ जाए दिल्ली सल्तनत में कितनी राजधानियां रही, क्या बताएंगे आप, 3 राजधानी। प्रारंभिक राजधानी लाहौर, दूसरी राजधानी दिल्ली, और तीसरी राजधानी आगरा रही, ठीक है। और आगरा फिर बनी रहेगी मुगलों के काल तक भी। शाहजहां जो है फिर आगरा से परिवर्तित करेंगे शाहजहानाबाद के नाम से, फिर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। यानी बाबर और किसके समय, हुमायूं, अकबर, जहांगीर के समय राजधानी क्या रहेगी, आगरा ही रहेगी, ठीक है। काफी दिनों तक रहती। तो लिखिए राजधानी है भाई, राजधानी। तो पहली राजधानी लिखिए लाहौर, और लाहौर को किसने बनाए रखा राजधानी, तो डाल लीजिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। दूसरी राजधानी आप लोग लिखिए दिल्ली, और दिल्ली को कौन बना रहा है, इल्तुतमिश बना रहे हैं, ठीक है। इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। तीसरी दिल्ली सल्तनत की राजधानी है वो है आगरा, ठीक है। और आगरा को राजधानी बना रहे हैं सिकंदर लोदी, बना रहे हैं 1506 में, ठीक है। सिकंदर लोदी ने किसको राजधानी बनाया, आगरा को अपनी राजधानी बनाया। कब बना रहे हैं, 1506 में, ठीक है। जबकि आगरा शहर की स्थापना उन्होंने कब की, 1504। इतनी चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। यानी सल्तनत का अर्थ क्या होता है, साम्राज्य। सल्तनत पे शासन करने वाले व्यक्ति ही क्या कहलाए, सुल्तान कहलाए। चूंकि दिल्ली सल्तनत के जितने भी शासक वो सुल्तान कहलाते हैं, ठीक है। संस्थापक आ जाए दिल्ली सल्तनत का, क्या मारेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक। आ जाए वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो क्या मारेंगे, इल्तुतमिश मारेंगे, ठीक है। दिल्ली सल्तनत की आ जाए राजभाषा क्या थी, क्या मारेंगे, फारसी। राजधर्म क्या था, इस्लाम था। राजधानी क्या क्या रही, पहली राजधानी लाहौर जो ऐबक ने बनाई, ठीक है। दूसरी राजधानी दिल्ली जो इल्तुतमिश ने बनाई, काफी समय तक रहती है। तीसरी राजधानी आगरा जो किसने, सिकंदर। क्लियर। अब हम चर्चा कर लेते हैं किस राजवंश ने कितने समय तक शासन किया, पहला वंश कौन था, ठीक है। और उस वंश के संस्थापक कौन थे, अंतिम शासक कौन थे, और उस राजवंश ने कितने वर्षों तक शासन किया। ये भी पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा वंश है जिसने सर्वाधिक समय तक शासन किया, कौन सा वंश है जिसने सबसे कम समय तक शासन किया। तो उनकी भी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसमें 5 कॉलम बनाने हैं, ठीक है। तो इसको बिगाड़ते हैं हम, कॉलम बनाइए 5, और उन कॉलम में फिर हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए इस ग्राफ के माध्यम से आपको हम समझा देते हैं
कि कौन सा राजवंश आया दिल्ली सल्तनत में पहला, उसका समय क्या रहा, शासनकाल कितने वर्षों तक रहा, संस्थापक कौन थे और अंतिम शासक कौन थे। यहाँ पे आप सब समझ लेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला जो है दिल्ली सल्तनत का जो राजवंश है, तो यहाँ पे डाल लीजिए नंबर 1, और वही राजवंश था जिसे कहते हैं गुलाम वंश। क्या कहते हैं? गुलाम वंश, दास वंश, कई नामों से जानते हैं, लेकिन इसका दूसरा नाम भी आप लोग लिखिए, इसको कहते हैं मामलूक वंश। अभी हम चर्चा करेंगे मामलूक का अर्थ क्या होता है, ठीक है, इसकी डिटेल में भी चर्चा करेंगे। मामलूक का अर्थ क्या होता है, क्यों कहा गया इसे मामलूक वंश। समय देखिए, इस गुलाम वंश या मामलूक वंश का टाइम है 1206 में शुरू होता है और ये 1290 ईस्वी तक इसका टाइम है। और इस तरह टोटल यदि हम शासन की चर्चा करें इसमें, तो कितने वर्षों तक शासन किया, तो 64 साल तक, यानी 64 वर्ष का शासन काल है इस राजवंश का। और इस वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक इस वंश के संस्थापक है। जब अंतिम शासक की बात हो, अंतिम शासक थे क्यूमर्स, जो बलवन के पौत्र थे या कैकुबाद के पुत्र थे क्यूमर्स। और इसी क्यूमर्स की हत्या करके जो है फिर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, कौन से राजवंश की, खिलजी राजवंश की स्थापना करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि गुलाम वंश में कितने शासकों ने शासन किया, ठीक है, तो हम डिटेल में तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो है 11 शासकों ने शासन किया। कितने? तो एक पॉइंट यहाँ पे जोड़ लेना, 11 शासक हुए गुलाम वंश में, ठीक है। अब 11 शासक कौन कौन से हुए, तो देखिए हम थोड़ा सा ओरली बता देते हैं, फिर डिटेल में चर्चा होगी। तो सबसे पहले कौन आ रहे हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो है आराम शाह, ठीक है, आराम शाह के बाद इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज, रुकनुद्दीन फिरोज के बाद रजिया सुल्ताना, ठीक है, रजिया सुल्ताना के बाद उनके भाई बैराम शाह, ठीक है, बैराम शाह के बाद मसूद शाह, कौन बने? मसूद शाह, फिर नसीरुद्दीन महमूद, और फिर गयासुद्दीन तुगलक, कौन बने? गयासुद्दीन बलवन, कौन बने? गयासुद्दीन बलवन। बलवन के बाद कौन बने? कैकुबाद, कौन बने? कैकुबाद, और फिर कौन बने? क्यूमर्स बने। तो इस तरह ये 11 शासक हुए, ठीक है, तो इनकी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो यदि कभी आ जाए गुलाम वंश में कुल कितने शासक हुए, तो आप क्या बताएंगे? 11 शासकों ने शासन किया। क्लियर? अब आते हैं दूसरा राजवंश, और दूसरा राजवंश है जिसे कहते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश, और खिलजी वंश का टाइम है 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक, ठीक है, 1320 ईस्वी तक शासन किया। यानी कुल यदि वर्ष पूछा जाए तो इन्होंने 30 वर्ष तक शासन किया। और इस वंश के संस्थापक हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इस वंश के क्या है? संस्थापक है, ठीक है। और यदि अंतिम शासक की बात की जाए तो उनका नाम था मुबारक खिलजी। कौन थे? मुबारक खिलजी, ठीक है। कहीं कहीं आपको मिलेगा खुसरो खां है, तो मुबारक खिलजी की हत्या करके खुसरो खां कुछ समय के लिए बनता है, जो एक हिंदू मां से उत्पन्न पुत्र भी था, ठीक है। लेकिन खिलजी वंश का शासक जो है अंतिम, वो कौन है? मुबारक खिलजी, जिसने स्वयं को क्या घोषित किया था? खलीफा घोषित किया था, ठीक है। हाँ, इसकी भी चर्चा करेंगे, कैसा ये बादशाह था, ठीक है। हाँ, कि दरबार में महिलाओं के वस्त्र पहन करके दरबार में आ जाया करता था, ठीक है। कभी कभी नग्न होकर के भी दरबार में दौड़ लगाया करता था, ठीक है। कौन कौन सी इसने उपाधियां धारण की थी, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। अब तीसरा राजवंश है, वो है तुगलक वंश। तीसरी हेडिंग डालिए, तुगलक वंश। तुगलक वंश, और तुगलक वंश का टाइम है 1300
20 से शुरू होता है 1414 ईस्वी तक है और इनका टोटल वर्ष है 94 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। ठीक है, यदि हम चर्चा करें इस वंश के संस्थापक की तो संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक इस वंश के संस्थापक थे और इस वंश का अंतिम शासक था नसीरुद्दीन महमूद तुगलक है। नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। वैसे अंतिम शासक भी इसके और भी माने जाते हैं, लेकिन जो मेन है वो नसीरुद्दीन महमूद तुगलक है। ठीक है, और ये तो नाम मात्र के शासक हुए हैं, तो दौलत को भी माना जाता है, लेकिन नसीरुद्दीन महमूद तुगलक आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब तुगलक वंश के बाद जो चौथा राजवंश आया, उस राजवंश का नाम है सैयद वंश। सैयद वंश। अब सैयद वंश का टाइम है, देखिए 1414 से शुरू हो रहा है और ये 1451 ईस्वी तक इसने शासन किया। तो टोटल यदि वर्ष की चर्चा की जाए तो 36 या 37 वर्ष आएंगे। ठीक है, लिख लीजिए 36 या 37 वर्ष भी कहीं कहीं मिलता है, शासन किया। और इस वंश के संस्थापक कौन थे? खिरज खां। कौन थे? खिरज खां। और यही खिरज खां थे जिन्होंने भी सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की थी, बल्कि कौन सी उपाधि धारण की थी? रैयत आला की उपाधि धारण की थी। क्यों धारण की थी उसकी भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और इस वंश के जो अंतिम शासक थे उनका नाम था अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है, तो लिखिए अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह थे। अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है, और इस राजवंश का जो अंतिम वंश था उसका नाम है लोधी वंश। लोधी वंश। ठीक है, और लोधी वंश का टाइम है 1451 में शुरू हो रहा है और यही रहता है 1526 ईस्वी तक। ठीक है, और इसने जो है शासन यदि इसकी जोड़ा जाए तो इसने जो है 75 या 76 वर्ष तक इनका शासन रहा। तो 75 या अगली करके 76 वर्ष लिख लीजिएगा। संस्थापक पूछे जाए इस राजवंश के, तो इस राजवंश के संस्थापक थे बहलोल लोधी। बहलोल लोधी। ठीक है, और अंतिम शासक की बात की जाए तो इस वंश के अंतिम शासक थे इब्राहिम लोधी थे, जो कि पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को, ठीक है, बाबर द्वारा क्या होंगे? पराजित हो जाएंगे और उसी युद्ध के मैदान में वो मारे भी जाएंगे। तो दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान जो युद्ध के मैदान में लड़ते हुए मारे गए थे। ठीक है, तो ये राजवंश है दिल्ली सल्तनत के। अब क्वेश्चन आ सकता है कि इन राजवंशों में सर्वाधिक समय तक किस राजवंश ने शासन किया? तो आप लोग देख रहे हैं सबसे ज्यादा किस राजवंश का शासन है? तुगलक वंश का शासन है। तो आप कह सकते हैं सर्वाधिक समय तक शासन करने वाले शासक कौन है? तो हो जाएंगे तुगलक वंश। ठीक है, और यदि आ जाए सर्वाधिक सबसे कम समय तक, ठीक है, शासन करने वाले, तो क्या हो जाएंगे? खिलजी वंश। इनका टाइम कितने वर्ष है? 30 वर्ष। तो ये हो जाएंगे सबसे कम समय तक शासन करने वाले राजवंश है, वो है तुगलक खिलजी वंश। ठीक है, और सर्वाधिक समय तक आ जाए तो तुगलक वंश। दोनों याद हो जाएंगे क्यों भाई? अब यदि ये चर्चा की जाए कि टोटल इन राजवंशों का शासन कितने वर्षों तक रहा, तो यदि आप जोड़ेंगे तो लगभग 320 वर्षों तक इन राजवंशों ने शासन किया। कितने? 320 वर्षों तक शासन किया। और कहते हैं कुल 33
शासकों ने जो है शासन किया। कितने टोटल जो है 33 शासकों ने शासन किया। 33 शासकों ने शासन किया इन पूरे राजवंश में। ठीक है, तो चर्चा भी करेंगे कि शासक ने कितने कितने समय तक शासन किया। ठीक है, अब इन्हीं में क्वेश्चन आता है कि कौन सा जो है सुल्तान था जिसने सर्वाधिक समय तक शासन किया। ठीक है, तो जब आ जाए सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया तो आंसर हो जाएगा बहलोल लोदी। और बहलोल लोदी ने लगभग जो है 38 वर्षों तक, कितने 38 वर्षों तक शासन किया था। ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कितने वर्षों तक 38 वर्षों तक शासन किया था, यानी कह सकते हैं सर्वाधिक समय तक है? सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला सुल्तान। ठीक है, और बहलोल लोदी ना हो तो दूसरे नंबर में यदि आ जाए तो आप लोग याद रखिएगा, ऊपर हम लिख देते हैं, दिखेगा तो फिरोज शाह तुगलक हो जाएंगे। दूसरे नंबर में फिरोज शाह तुगलक, जो मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरे भाई थे। तो फिरोज शाह तुगलक ने 37 वर्षों तक शासन किया। ठीक है, तो इन्होंने 37 वर्षों तक शासन किया, ये भी नोट कर लीजिएगा। 37 वर्षों तक शासन किया था। ठीक है, और कभी क्वेश्चन आ जाए कि सबसे दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा साम्राज्य किस सुल्तान का, तो मोहम्मद बिन तुगलक का। तो लिख लीजिएगा सबसे बड़ा साम्राज्य, सबसे बड़ा साम्राज्य तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक का। MBT लिख लीजिएगा। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन इसी के शासन से फिर जो है विभाजन भी शुरू हो गए। कई राज्य जो है स्वतंत्र होंगे, जैसे विजयनगर, बैमनी, ये सब स्वतंत्र हो जाएंगे। ठीक है, तो देख लो सल्तनत में सबसे बड़ा साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक का। ठीक है, और कहते हैं इस समय कुल प्रांत जो है 23 प्रांत हुआ करते थे। कितने प्रांत थे? 23 प्रांत हुआ करते थे मोहम्मद बिन तुगलक के समय। ठीक है, तो 23 प्रांत हुआ करते थे मोहम्मद बिन तुगलक के समय। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत का यदि पूछा जाए संस्थापक कौन हो जाएंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक है। और आ जाए दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक तो बहलोल लोदी हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर, याद हो जाएगा, तो ये याद रखिएगा। अब देखिए कौन कौन से शासक थे जो हिंदू माँ से उत्पन्न थे। ठीक है, तो अगला हेडिंग डाल लीजिए, हिंदू माँ से उत्पन्न पुत्र। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर लिखा देते हैं कौन कौन हिंदू माँ से उत्पन्न पुत्र हैं। तो देखिए हिंदू माँ से उत्पन्न सुल्तान दिल्ली सल्तनत में 4 हुए हैं सुल्तान। ठीक है, कौन कौन से हुए तो पहला नाम लिखिए नसीरुद्दीन खुसरो खां। नसीरुद्दीन खुसरो खां, जिसने मुबारक खिलजी की हत्या करके शासक बन गए थे। तो ये भी जो है पहले हिंदू ही थे, लेकिन हिंदू धर्म से इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। ठीक है, तो इनकी माँ भी क्या थी? हिंदू थी। ठीक है, दूसरे जो सुल्तान है वो है तुगलक वंश के संस्थापक, जिनका नाम है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक, इनकी भी माँ कौन थी? हिंदू थी। ठीक है, तीसरे सुल्तान है जिनका नाम है तुगलक वंश के ही है, जिनका नाम है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक की भी माँ थी, जाट कन्या थी माँ इनकी, तो वो भी है हिंदू धर्म से। और चौथे जो सुल्तान है जिनकी माँ हिंदू थी वो थे सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी। ठीक है, तो ये 4 सुल्तान हुए दिल्ली सल्तनत में जिनकी माँ हिंदू थी, यानी हिंदू माँ से उत्पन्न ये क्या थे? पुत्र थे। ठीक है,
अब देखिए पहला वंश की हम चर्चा कर लेते हैं यहीं पे, और वो वंश है गुलाम वंश है। हेडिंग डाल लीजिए गुलाम वंश। और गुलाम वंश का टाइम है 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी। अब देखिए इस गुलाम वंश में कुछ इसको और नाम दिया गया है, जैसे जो कुतुबुद्दीन ऐबक का वंश था वो कहलाया कुतबी वंश। कौन सा वंश? और जो इल्तुतमिश ने शासन किया वो वंश कहलाया शमसी वंश। और जो बलवन ने शासन किया वो कहलाया बलवनी वंश। यानी गुलाम वंश में भी ये तीन वंश है, ऐबक का कुतबी वंश, इल्तुतमिश का शमसी वंश और बलवन का बलवनी वंश। इसके अलावा जो है गुलाम वंश को जैसे भी हमने बताया था इसको मामलूक वंश भी कहते हैं, ठीक है। और ये मामलूक नाम किसने दिया है? एक इतिहासकार हुए A.B. हबीबुल्लाह, ठीक है। तो मामलूक अरबी भाषा का शब्द है और मामलूक का अर्थ होता है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न संतान। क्योंकि ये जन्म से गुलाम नहीं थे। क्या ऐबक जब पैदा हुआ तो गुलाम था? क्या इल्तुतमिश जो पैदा हुआ क्या गुलाम था? तो जन्म से कोई गुलाम नहीं था, ये सब स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न संतान थे। लेकिन परिस्थितिवश इनको क्या बनना पड़ा? गुलाम बनना पड़ा। जैसे ऐबक किसके गुलाम बने? मोहम्मद गोरी के बने, ठीक है। इल्तुतमिश किसके गुलाम बने? ऐबक के गुलाम बने, ठीक है। तो इसीलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है, पता है ना। क्योंकि ऐबक किसके गुलाम थे? मोहम्मद गोरी के। और ऐबक का गुलाम कौन? इल्तुतमिश। तो गुलामों के गुलाम कौन कहलाए? इल्तुतमिश कहलाए, ठीक है। तो जन्म से गुलाम नहीं थे, इन्हें जो है किसी कारणवश गुलाम बनना पड़ा। जैसे ऐबक की अभी हम कहानी बताएंगे, उनका जन्म तो तुर्किस्तान में हुआ था, ठीक है। उनके परिवार माँ बाप गरीब थे तो उन्होंने बेच दिया। तो निसापुर के एक काजी थे फखरुद्दीन, उन्होंने जो है उनको खरीदा और खरीद करके जो है उनका पालन पोषण किया, उनको धनुर्विद्या शस्त्र विद्या सब सिखाया। लेकिन जब उनकी काजी की जो मृत्यु हो गई तो उनके बेटों ने क्या किया कि ऐबक को जो है बेच दिया गजनी में। और वहां पे भी खरीदा ऐबक को किसने? मोहम्मद गोरी ने खरीदा, ठीक है। तो अभी हम चर्चा करेंगे खरीदा और किस पद पर नियुक्त किया। बहुत से लोगों को नहीं पता है, ठीक है, कि मोहम्मद गोरी ने सर्वप्रथम ऐबक को कौन सा पद प्रदान किया, ठीक है। तो कमेंट्स बाद में लिखिएगा आप लोग कौन सा पद प्रदान किया, और फिर इसकी भी चर्चा हम अभी करेंगे डिटेल में आए। तो चलिए, तो कौन कौन से वंश हैं? तो पहला लिखो कुतुबुद्दीन ऐबक, याद होना चाहिए कुतुबुद्दीन ऐबक। और इनका वंश कहलाता है कुतबी वंश। कौन सा वंश? कुतबी वंश कहलाता है, ठीक है। फिर दूसरे इल्तुतमिश आ रहे हैं, इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश का जो वंश था वो कहलाया शमसी वंश, शमसी वंश कहलाया, ठीक है। कि जब बलवन ने सत्ता ग्रहण की तो बलवन का वंश कहलाता है बलवनी वंश, बलवनी वंश कहलाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, कुतुबी वंश, शमसी वंश, बलवनी वंश, ठीक है। तो कहते हैं इनमें से जो जितने भी ये लोग हैं, प्रत्येक लोग जो है जन्म से गुलाम नहीं थे। इन्हें किन्हीं कारणवश क्या बनना पड़ा? गुलाम। चाहे वो ऐबक हो, चाहे इल्तुतमिश हो, चाहे बलवन हो। तो आप लोग पढ़ेंगे बलवन भी इल्तुतमिश के ही गुलाम थे। और बलवन ने जो है बलवन को जो है इल्तुतमिश ने अपने चालिसा दल का सदस्य बनाया था। चालिसा दल के सदस्य थे ना, 40 सरदारों का एक दल था ना, जिसे तुर्काने चालगानी कहते थे। तो वो भी तो प्रत्येक क्या थे? सब जो है जन्म से स्वतंत्र थे, लेकिन किसी कारणवश इन्हें क्या बनना पड़ा? गुलाम बनना पड़ा, ठीक है। तो इसीलिए इस वंश को एक और नाम से जानते हैं। कौन सा वंश कहते हैं? मामलूक वंश। ये ध्यान रखिएगा। अब आप लोग ज्यादातर यही आता है आंसर कि गुलाम वंश को और किस वंश के नाम से जाना जाता है? किस वंश से? मामलूक वंश। और मामलूक जो है
याद रखिएगा, मामलूक अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा का शब्द है और मामलूक का अर्थ होता है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न, ठीक है, उत्पन्न शासक कह सकते हैं या फिर इन्हीं को गुलाम भी कह सकते हैं या दास भी कह सकते हैं। तो स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न दास या गुलाम या शासक कुछ भी कह सकते हैं। और ये नाम किसने दिया, ये ध्यान रखिएगा, मामलूक नाम दिया है एक इतिहासकार हैं। इतिहासकार, ये याद रखिएगा, उन इतिहासकार का नाम है A.B. हबीबुल्ला। A.B. हबीबुल्ला, इन्होंने ये नाम दिया है मामलूक है कि जन्म से ये गुलाम नहीं थे, किन्हीं कारणवश इन्हें क्या बनना पड़ा, गुलाम बनना पड़ा। ठीक है, इन्हें जो है प्रारंभिक तुर्क सुल्तान भी कहते हैं। एक तो मामलूक वंश भी कहते हैं, दूसरा लिखिए इन्हें प्रारंभिक तुर्क सुल्तान भी कहते हैं। प्रारंभिक तुर्क सुल्तान। और ये नाम दिया है एक और इतिहासकार है, अजीज अहमद ने नाम दिया है। इतिहासकार अजीज अहमद ने ये नाम दिया है, अजीज अहमद ने। ठीक है, कहते हैं ये तुर्क थे, तुर्किस्तान के रहने वाले थे, तो प्रारंभिक तुर्क सुल्तान भी नहीं कहते, तो प्रारंभिक तुर्क सुल्तान ये नाम दिया है किसने, अजीज अहमद ने। इतिहासकार अजीज अहमद ने ये नाम दिया, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अभी अपने आप को बताया था कि इस मामलूक वंश में कितने शासकों ने शासन किया, तो 11 शासकों ने, कितने 11 शासकों ने शासन किया। और कितने वर्ष शासन किया, तो पीछे लिखा भी था 84 वर्षों तक शासन। 84 ना, सॉरी 64 वर्षों तक, 84 नहीं, 84 था। अरे 1206 से 1264 होगा कि 84 होगा। हाँ, यहाँ पे भाई सही कर लेना, 84 वर्ष है। पीछे भी 64 लिख दिया था, वहाँ पे भी 64 लिख दिया है भाई, सुधार लेना उसमें है, क्योंकि 1206 से 1200 कितना है, 90। ठीक है, तो गुलाम वंश का टाइम है, तो 84 वर्ष कर लेना वहाँ पे। देखो हमने गलत कर दिया है ना, तो वहाँ पे 64 लिख दिया है, सॉरी। तो वहाँ पे देख लीजिएगा, 1206 से 1290 है, तो 84 वर्ष कर लेना है। ठीक, वही याद आ रहा था, 84 कर लीजिएगा भाई, 84 वर्ष तक शासन है। तो कुल 11 शासक हैं और शासन है कितना, 84 वर्षों तक है। यहाँ पे याद रखिएगा, टोटल 84 वर्ष शासन। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, एक इतिहासकार है, देखो इतिहासकार मोहम्मद हबीब के अनुसार, इतिहासकार मोहम्मद हबीब के अनुसार, इतिहासकार मोहम्मद हबीब के अनुसार क्या लिखते हो, कहते हैं मध्यकालीन भारत का, लिखिए एक बटे काम, मध्यकालीन भारत का, मध्यकालीन भारत का बौद्धिक इतिहास, बौद्धिक इतिहास ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम सुना है ना, किसके साथ भारत आए थे, मोहम्मद गोरी के साथ आए थे ना। तो देखो बौद्धिक इतिहास ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से, तथा राजनैतिक इतिहास
तथा राजनैतिक इतिहास अलाउद्दीन खिलजी से प्रारंभ होता है। राजनैतिक इतिहास अलाउद्दीन खिलजी से प्रारंभ होता है। अलाउद्दीन खिलजी से प्रारंभ होता है। ये लिख रहे हैं इतिहासकार मोहम्मद हबीब साहब कि मध्यकालीन भारत का बौद्धिक इतिहास कहाँ से? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से, और जबकि राजनीतिक इतिहास अलाउद्दीन खिलजी से प्रारंभ होता है। ठीक है, अब हम जो है इस दिल्ली सल्तनत में जो पहला राजवंश है गुलाम वंश, और गुलाम वंश के जो संस्थापक हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, उनकी चर्चा करेंगे, जिनका टाइम है बहुत कम समय तक रहे, 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी तक। कितने तक? 1206 से 1210 ईस्वी। किसका टाइम? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये तो पूरा गुलाम वंश का टाइम है भाई, 1206 से 90। गुलाम वंश में कई शासक हुए ना, तो जो ऐबक हुए उनका टाइम है 1206 से 1210 ईस्वी। कहाँ के थे, कहाँ जन्म हुआ, जैसे अभी हमने बताया, उनको किसने खरीदा, और ऐबक ने उनको कौन सा पद प्रदान किया? तो ऐबक ने उनको पद प्रदान किया था अमीर ए आखुर का। कौन सा? अमीर ए आखुर का मतलब होता है, सॉरी, मोहम्मद गोरी ने उनको कौन सा पद प्रदान किया? अमीर ए आखुर। और अमीर ए आखुर का मतलब होता है अश्वशाला ध्वज। क्या होता है? अश्वशाला ध्वज का पद प्रदान किया था। ठीक है, और यही मोहम्मद गोरी थे जिनका ये सेनापति था ऐबक। तो सुल्तान की उपाधि इन्होंने नहीं धारण की थी, बल्कि कौन सी उपाधियां? मलिक, सिपह सालार की उपाधियां, और वली अहद का मतलब होता है अपना उत्तराधिकारी भी घोषित किया था। किसने? मोहम्मद गोरी ने। ठीक है, इनकी चर्चा भी हम कर लेते हैं। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत के प्रथम सुल्तान कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। चलिए इनकी थोड़ी सी कहानी सुनिए। तो पहला पॉइंट लिखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐसे लिखो, ऐबक जनजाति का था। ऐबक या जाति का था, ऐसे लिखो, ऐबक जाति का था। ऐबक जाति का था, या ऐबक नामक तुर्क कर लो है, तुर्क जाति का था। दूसरा पॉइंट लिखिए, ऐबक देखिए, ऐबक एक तुर्की शब्द है। ऐबक एक तुर्की शब्द है जिसका अर्थ है, ये भी बहुत पूछा जाता है, ऐबक का अर्थ क्या होता है? तो जिसका अर्थ है चंद्रमा का स्वामी। ठीक है, जिसका अर्थ है चंद्रमा का स्वामी। ऐबक का अर्थ क्या होता है? चंद्रमा का स्वामी, या चंद्रमा का देवता भी कह सकते हैं, स्वामी या देवता भी कह सकते हैं, चंद्रमा का देवता या स्वामी। ठीक है, अब देखिए उपाधियां बहुत सारी थी ऐबक की, तो उपाधि लिख लीजिए इसकी कौन कौन सी थी उपाधियां। उपाधि लिखिए, पहली उपाधि लिखिए लाख बख्श। लाख बख्श, लाख का बख्श का मतलब होता है लाखों में दान देने वाला। ठीक है, तो मिनाज उस सिराज नाम सुना है? तो उन्होंने अपनी पुस्तक तबकात नासरी में लिखा है कि एक विशाल हृदय, उदार हृदय वाला सुल्तान था जो लोगों को लाखों में दान दिया करता था, इसलिए इसे लाख बख्श या द्वितीय हातिम ताई भी कहते हैं। ठीक है, तो लाखों में दान देने वाला, या इसी को द्वितीय हातिम ताई भी कहते हैं। द्वितीय हातिम ताई, तो हातिम ताई भी दूसरों की मदद
किया करते थे, ठीक है। वैसे ही ये भी मदद किया करते थे, इसलिए इन्हें द्वितीय हातिम ताई भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा लिखे, इन्हें पील बख्श कहते हैं। हाथियों को नियंत्रण। पील बख्श का मतलब होता है हाथियों का दान करने वाला, ठीक है। हाथियों का दान करने वाला भी कहा जाता है। हाथियों का दान करने वाला। तीसरा लिखिए उपाधि कुरान ख्वा। कुरान ख्वा कहते हैं बचपन से ही सुरीले स्वरों में कुरान का पाठ करता था। तो लिख लो, सुरीले स्वर में कुरान का पाठ करने के कारण, सुरीले स्वर में कुरान का पाठ करने के कारण, या पाठ करने वाला है, कुरान ख्वा भी कहते हैं, ठीक है। फिर देखिए तीसरा मलिक। मलिक उपाधि दी थी मोहम्मद गोरी ने। एक और उपाधि सिपह सालार, ये भी उपाधि दी थी मोहम्मद गोरी ने। और तीसरी थी वली अहद। वली अहद का मतलब होता है अपना उत्तराधिकारी भी घोषित किया था, ठीक है। उत्तराधिकारी, ठीक है, वली अहद है। तो इतनी सारी उपाधियां दी किसकी? ऐबक की। लाख बख्श, लाखों में दान देने वाला। और द्वितीय हातिम ताई मतलब दूसरों की मदद करने के कारण। फिर पील बख्श यानी हाथियों का दान करने वाला। कुरान ख्वा का मतलब सुरीले स्वर में कुरान का पाठ करने के कारण। और मलिक की उपाधि थी, सिपह सालार की उपाधि थी, और वली अहद यानी ये उपाधियां किसने दी थी? मोहम्मद गोरी ने दी थी। अपना उत्तराधिकारी, वली अहद का मतलब होता है उत्तराधिकारी घोषित किया था, ठीक है। अब देखो अगला पॉइंट लिखो। तो इसका नाम ऐबक कैसे पड़ा? तो ऐबक का भी अर्थ होता है, कहते हैं इसकी एक उंगली टूट गई थी, मतलब एक हाथ से, शायद इसको लूला भी कहते हैं, या कोई उंगली हाथ टूट गया था, इस कारण ऐबक इसका नाम पड़ गया, ठीक है। तो लिखिए इतिहासकार मिनहाज के अनुसार, मिनहाज सिराज है, इतिहासकार मिनहाज के अनुसार ऐबक के हाथ की उंगली टूटने के कारण, ऐबक के हाथ की अंगुली टूटने के कारण अंगुली टूटने के कारण इन्हें एबकेशर, एबकेशर का मतलब होता है एक हाथ से लूला, एक हाथ से लूला है के उपनाम से भी जाना जाता है। एबकेशर यानी एक हाथ से लूला के उपनाम से जाना जाता है, ये उपनाम हो गया, एबकेशर भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ऐबक का जन्म, जैसा कि हमने बताया था, जन्म कहाँ हुआ था? ऐबक का जन्म हुआ था तुर्किस्तान में, ठीक है। तो देखिए तुर्किस्तान में जन्म हुआ था, जन्म हुआ था तुर्किस्तान में। और कहते हैं बचपन में ही अपने परिवार से बिछड़ गए थे, ठीक है। जन्म तुर्किस्तान में, फिर वो परिवार से बिछड़ जाने के बाद परिवार से बिछड़ जाने के बाद एक व्यापारी द्वारा
एक व्यापारी द्वारा, याद रखना, निसापुर के बाजार में, एक व्यापारी द्वारा निसापुर के बाजार में लाया गया। ठीक है, निसापुर के बाजार में लाया गया, जहां अभी हमने बताया था काजी थे, जहां काजी फकरुद्दीन, फकरुद्दीन है, देखो, जहां काजी फकरुद्दीन, पूरा नाम था अब्दुल अजीज कुकी, फकरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी, या इन्हीं को हनीफा द्वितीय भी कहते हैं। ठीक है, अबू हनीफा द्वितीय, दूसरा नाम लिख लो, अबू हनीफा द्वितीय। तो काजी फकरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी या अबू हनीफा द्वितीय ने इन्हें खरीदा। ठीक है, और खरीदने के बाद जो है इनको जो है शस्त्र विद्या, पढ़ाई लिखाई, सब पूरी जो है इनको शिक्षा प्रदान करते हैं। लेकिन क्या हुआ, कुकी की मृत्यु हो जाने पर, जब इनकी मृत्यु हो गई तो उनके पुत्रों ने इनको गजनी ले गए, और गजनी के बाजार में ऐबक को जो है किसने खरीदा, फिर मोहम्मद गोरी ने खरीदा और अपना क्या बनाया, गुलाम या दास बनाया, और उसको पहला पद प्रदान किया था, अपनी सेना में भर्ती किया, और भर्ती करने के बाद अमीर ए आखूर के पद पर यानी अश्वशाला अध्यक्ष बनाया। तो चलिए हम बोल देते हैं, क्या लिखा, फकरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी या अबू हनीफा ने खरीद कर उसे शस्त्र विद्या एवं घुड़सवारी की शिक्षाएं उपलब्ध करवाई, और कहते हैं बचपन से ही उसे कुरान बिल्कुल मुँह जवानी रट गई थी, और सुरीले स्वर में उसका क्या किया करता था, पाठ किया करता था, इसीलिए उसे क्या कहा गया, कुरान ख्वार के नाम से। ठीक है, तो बचपन में ही उसने कुरान बिल्कुल उसको क्या हो गई थी, कंठस्थ, याद हो गई थी, और सुरीले स्वरों में कुरान पढ़ता था, तो इसलिए उसे क्या नाम दिया गया, कुरान ख्वार। आगे लिखिए अगला पॉइंट, देखो, काजी की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों ने, काजी की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों ने, काजी की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों ने उसे एक व्यापारी के हाथों बेच दिया, उसे एक व्यापारी के हाथों बेच दिया, जो उसे गजनी लाया, और यहां मोहम्मद गोरी ने उसे खरीद लिया, अगला पॉइंट लिखो, मोहम्मद गोरी ने ऐबक को, ये ध्यान रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन आया है, तो मोहम्मद गोरी ने ऐबक को कौन सा पद दे रहे हैं, तो लिखिए अमीर ए आखुर का मतलब होता है अश्वशाला अध्यक्ष, अश्वशाला अध्यक्ष का पद प्रदान किया। मोहम्मद गोरी ने ऐबक को अमीर आखुर यानी अश्वशाला अध्यक्ष का पद प्रदान किया। ठीक है,
फिर आपको पता है मोहम्मद गोरी ने जब भारत पर आक्रमण किया ना, तो भारत पर पहला आक्रमण मोहम्मद गोरी का कौन सा था? मुल्तान में किया था। कब किया था? 1175 से, ठीक है। और मोहम्मद गोरी की पहली पराजय कहाँ पे हुई? भारत में पहली पराजय, और वो थी 1178 में माउंट आबू का युद्ध, जिसमें किसने पराजित किया था? भीम देव प्रथम और उनकी मां नायिका देवी ने पराजित किया था ना। फिर इसके बाद मोहम्मद गोरी की दूसरी पराजय कौन थी? 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, जिसमें वो किससे पराजित हुए थे? पृथ्वीराज चौहान से पराजित हुए थे। लेकिन 1192 में जब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, तो उसमें मोहम्मद गोरी की क्या हुई? विजय होती है और पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाते हैं। और इसी तराइन के द्वितीय युद्ध में विजय के पश्चात ही मोहम्मद गोरी ने ऐबक को जो है दिल्ली का क्या बनाया? प्रतिनिधि नियुक्त किया, ठीक है। और उसको पहली बार एकता प्रदान की जा रही। कहाँ की? कोहराम या इंद्रप्रस्थ की एकता प्रदान की गई। तो हमने आपको पीछे बताया भी था कि तभी जो है, चूंकि मोहम्मद गोरी आता था, आकर के चला जाता था, कई उसके गुलाम थे, और उन्हीं गुलामों में कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोरी के जाने के बाद कई और राज्य जीत लिए, जिसमें हमने आपको बताया था हांसी, मेरठ, बरन कहते थे बुलंद शहर को, कोइल, अलीगढ़, बहुत से जो है राज्य जीतते चले गए। और फिर ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की पहली इमारत का निर्माण करवाया था। और दिल्ली सल्तनत की पहली इमारत जो ऐबक ने बनवाई थी वो थी कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। किन मंदिरों को तुड़वा करके? तो विष्णु और जैन मंदिरों को तुड़वा करके बनवाया था, ठीक है। फिर इसके बाद 1196 में ऐबक ने दूसरी इमारत बनवाई थी, और वो थी 2.5 दिन का झोपड़ा। कहाँ पे बनवाया था 2.5 दिन का झोपड़ा? हाँ, अजमेर में, जहाँ पे पहले संस्कृत विद्यालय था। और उस संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी विग्रहराज चतुर्थ या बीशल देव ने की थी, ठीक है। और उसी संस्कृत विद्यालय को तुड़वा करके ऐबक ने किसका निर्माण करवाया? 2.5 दिन या 2.5 दिन के झोपड़े की एक मस्जिद थी, ठीक है, जिसका निर्माण करवाया। फिर इसके बाद 1199 में ऐबक फिर एक इमारत की नींव डालेंगे, और वो इमारत थी कुतुब मीनार। और पता है कुतुब मीनार की नींव किसके नाम से डाली थी? तो एक सूफी संत थे जिनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कि उनकी स्मृति में उन्होंने किसकी नींव डाली? कुतुब मीनार की नींव डाली। लेकिन आपको पता है इसको पूरा करवाने का श्रेय किसे दिया गया? इल्तुतमिश को, उनके दामाद को, ठीक है। तो वो पूरा करवाए। अब देखिए इसकी भी चर्चा करेंगे कि मीनार को किसने किसने फिर इसमें कार्य करवाया। फिर ऐबक के साथ उसके और भी, चूंकि मोहम्मद गोरी के कई और गुलाम थे, तो ऐबक के प्रतिद्वंदी भी थे। वो भी चाहते थे कि हमारा साम्राज्य भारत में स्थापित हो। और उन्हीं प्रतिद्वंदियों में कौन थे? ताजुद्दीन यल्दौज, और सिंध के शासक थे नसीरुद्दीन कुबाचा। तो वो भी चाहते थे कि हमें गद्दी प्राप्त हो, भारत का भी साम्राज्य स्थापित हो। तो जिसमें ताजुद्दीन यल्दौज, जो आगे आप पढ़ेंगे, कि ऐबक को दास्ता से मुक्त करने का कार्य किसने किया था? तो वहाँ के जो गजनी के सुल्तान थे गियासुद्दीन महमूद ने दास्ता से मुक्त दिलाई थी। कब? 8 ईस्वी में। यानी दास्ता से ऐबक कब मुक्त होंगे? 1208 ईस्वी में। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो वहाँ के जो सुल्तान थे उन्होंने जो है एक छत्र भेजा था, ठीक है। तो वो छत्र ले करके कौन कुतुबुद्दीन ऐबक के पास आया था, ये आप लोग बताएंगे। वो एक इतिहासकार थे, और उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक भी है जिसकी हम चर्चा करेंगे। तो ये आप लोग कमेंट में लिख करके हमें बताएंगे, ठीक है। और तो उसने जो है वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, ठीक है। तो कहते हैं अपनी बहन की शादी उन्होंने सिंध के शासक किसके साथ? नसीरुद्दीन कुबाचा से की। और खुद ताजुद्दीन यल्दौज, जो आगे चल करके भी गजनी के शासक बनते हैं, उनसे उनकी बेटी से स्वयं शादी की। यानी इनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किया कि जो है थोड़ा हमारा साम्राज्य जो है अटैक ना हो, इस कारण वैवाहिक संबंध। और अपनी बेटी की शादी की। उस समय जो है बदायूं सबसे बड़ी एकता थी। तो बदायूं के सूबेदार कौन थे? इल्तुतमिश। तो यानी ऐबक ने सबसे वैवाहिक संबंध स्थापित किए। सिंध के शासक नसीरुद्दीन कुबाचा से अपनी बहन की शादी,
गजनी के जो शासक बनेंगे वो थे ताजुद्दीन यल्दौज, उनकी बेटी से स्वयं विवाह किया, प्लस अपनी बेटी का विवाह ऐबक ने किसके, बदायूं के सूबेदार इल्तुतमिश के साथ किया। ठीक है, तो अपने साम्राज्य को क्या किया, सुदृढ़ किया, चारों तरफ से सुरक्षा व्यवस्था की। फिर उसकी चर्चाएं करेंगे कि जो है कैसे उसने शासन किया। ठीक है, और कैसे मृत्यु हुई ऐबक की। तो ऐबक की मृत्यु कैसे होगी, चौगान, या पोलो खेलते समय कैसे गिर गया, घोड़े से गिर जाने के कारण 1210 में उसकी मृत्यु हुई। ठीक है, जबकि याद रखिएगा उसने अपना राज्याभिषेक करवाया था जब ऐबक बनेगा शासक 25 जून 1206। कहाँ पे करवाया था, लाहौर में। और आपको पता है कि लाहौर को ही उसने प्रशासनिक राजधानी बनाया। दिल्ली की तो स्थापना की, लेकिन प्रशासन कहाँ से किसने किया, लाहौर से प्रशासन किया था। ये भी याद रखिएगा। तो अगले वाले वीडियो में डिटेल में ऐबक की चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं। ठीक है, तो आप जो कमेंट में हमने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर दीजिएगा कि कौन छत्र लेकर के ऐबक के पास आया था। वो एक इतिहासकार थे। ठीक है, धन्यवाद।